हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। और आज हम करने वाले हैं इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है और रिवीजन के पार्ट 1 कराने के पहले भी मैंने ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो के माध्यम से करा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल्स वाइज क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको करा दी हैं। जल्दी से जाइए वो सारी चीजें देख लीजिए। और आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। ऑलराइट, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाने हैं। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए तो अब नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे होती है जर्मनी में, इसको समझते हैं, फटाफट से समझते हैं। ठीक है, पिछला सब कुछ क्लियर है जहां तक पढ़ा था, उसके बाद की बात करेंगे आज। तो सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। जैसे ही नाजीवाद की सत्ता स्थापित हो गई जर्मनी में, तो वैसे ही नाजियों ने क्या किया, शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना इन्होंने चालू कर दिया। और सबसे पहले क्या किया इनने, सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल को ही वे वांछित मानते थे, बाकी को अवांछित मानते थे। बाकी के लिए कहते थे कि ये इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, तो नाजी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे और उनकी नजर में ऐसे ही लोग केवल वांछित थे। कौन? शुद्ध और स्वस्थ नाजी जर्मन नार्डिक आर्य। ठीक, अब देखें अवांछितों की श्रेणी में किसको रखा गया था, किन्हें ये अवांछित कहते थे, किन्हें ये योग्य नहीं मानते थे। तो इन्होंने कहा कि केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। यहूदियों को तो अवांछित मानते थे, और भी कई सारी ऐसे समुदाय थे, कई सारी ऐसी कम्युनिटी थी, कई सारे ऐसे संप्रदाय थे जिनको ये अवांछित माना करते थे। ठीक है, तो कई सारी दूसरी नस्लें भी थी, जैसे कि जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों यानी कि जो काले हैं, अश्वेत हैं, गोरे नहीं हैं। ठीक है, तो जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली, उनसे जर्मन की सिटीजनशिप ही छीन ली और बाद में उन्हें मार दिया गया। फिर उसके बाद रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जो रूस के थे और पोलैंड के थे, रूस के थे यानी रूसी, पोलैंड के थे यानी कि पॉलिश, वो थे, उनको भी मनुष्य से कमतर माना गया। यानी कि आप यहां पर देखें जिप्सी, सबसे पहले हम बात करें जिप्सी, अश्वेत, रूसी, जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पॉलिश, और सबसे कमतर किसको मानते थे? यहूदियों को। यहूदियों से सबसे ज्यादा सख्त नफरत ये करा करते थे। ठीक है, इनको क्या मानते थे? इनको ये मानते थे अवांछित। और वांछित कौन थे इनकी नजर में? शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल के लोग। ठीक, चलिए अब देखो यहूदियों का किस तरीके से इन्होंने शोषण किया, जिनको ये सबसे ज्यादा नीचे की कैटेगरी का मानते थे। ठीक है, तो नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। सबसे बुरा हाल किसका हुआ? यहूदियों का हुआ था। कैसे?
तो यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। जी हाँ, ये यहूदियों से जो है परंपरागत रूप से घृणा करते थे। क्यों करते थे? ईसाइयों का ऐसा मानना था कि उनके ईसाई के जो भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, यीशु होते हैं, ईसा मसीह, ठीक है, उनकी हत्या यहूदियों ने की है। तो ईसाई ऐसा मानते थे कि यहूदी जन्मजात हत्यारे होते हैं। जी हाँ, इनका आरोप था ईसाइयों का ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है और ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब क्या होता है? सूद का मतलब होता है ब्याज। सूद का मतलब क्या होता है? ब्याज। ठीक है, तो सूदखोर किसे कहा जाएगा? जो पैसा उधार दे के ब्याज लेता है उस पैसे पर, तो उसको कहा जाता है ब्याजखोर या सूदखोर, जो कि ईसाइयों ने पाप माना था। ठीक है, और यहूदियों का मुख्य पेशा यही था, पैसे उधार देकर धन कमाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? ईसाइयों का आरोप था कि एक तो आपने ईसा मसीह को मारा है, तो आप आदतन हत्यारे हो, दूसरी तरफ जो है आप सूदखोर भी हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये घृणा करते थे यहूदियों से। तो मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। यहूदी कोई भी नई जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना ही वो किसी भी जमीन का मालिक बन सकते थे। अब देखें यहूदी क्या करते थे। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। धन उधार देते थे, उस पर ब्याज लेते थे, उनकी इनकम होती थी, इनका जीवन चलता था। ठीक है, फिर यहूदी लोग, वे मतलब यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? सवाल आता है यहां से। ठीक है, तो ये बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे और उनकी बस्तियों को क्या कहा जाता था? घेट्टो। क्या कहा जाता था? घेट्टो कहा जाता था, यानी कि दड़बा। घेट्टो या दड़बा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखो, नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खुद की ही नस्ल को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसी को जिंदा देखना चाहते थे। सीधी सी बात ये थी। ठीक है, तो इस नस्ल संहार के जरिए ईसाई क्या करते थे? बार बार उनका सफाया कर देते थे, बार बार उनको मार देते थे। ठीक है, और उनके खिलाफ यानी कि यहूदियों के खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी। संगठित हिंसा यानी कि सामूहिक हिंसा। बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। कैसे मारा जाता था बहुत सारे लोगों को एक साथ? बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए थे इन्होंने। ठीक है, बड़ी बड़ी मालगाड़ियों में इकट्ठा भर के, बहुत ज्यादा जनसंख्या में भर के लोगों को उन गैस चैम्बरों तक पहुंचाया जाता था और उन गैस चैम्बरों में इन्हें झोंक दिया जाता था। और चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हो, बस यहूदी होना चाहिए, और उनको मार देते थे। ठीक है, और उन्हें उनकी ही बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। जो उनकी बस्ती थी घेट्टो या दड़बा, इनसे ही भगा दिया जाता था। एक तो अलग बस्तियों में रखा जा रहा है उन्हें, और फिर उनको मारने के लिए उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था और उन्हें बड़े बड़े गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। देखो, ओवरऑल ईसाई इसलिए नफरत करते थे क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था, ऐसा आरोप था ईसाइयों का। ठीक है, क्रिश्चियन का ऐसा आरोप था, और दूसरी तरफ ये मानते थे कि यहूदी सूदखोर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहूदियों से नफरत करते थे ईसाई। लेकिन हिटलर की नफरत क्यों थी? हिटलर जो है उनकी पूरी की पूरी नस्ल को ही खत्म कर देना चाहता था। ठीक है, वो सिर्फ नाजी नस्ल यानी कि शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल को ही बढ़ावा देना चाहता था और उसी के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। क्लियर? अब देखें, हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था। क्या हल था? कि यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर दो, जड़ से नष्ट कर दो, कि आगे जाके यहूदियों के बच्चे ही पैदा ना हो पाए, उनकी नस्लें ही पैदा ना हो पाए। ठीक है, तो 1933 से सन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। ठीक है, उन्हें दरिद्र कहकर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया। जो उनकी रोजी रोटी के साधन थे वो छीन लिए।
कि अब आप पैसा कैसे कमाते हो और आप कैसे जीवन जीते हो हम देखते हैं। ऐसा काम किया था, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला और 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था। और पता है ये कैसा दौर था? विश्व युद्ध तो चल रहा था, लेकिन जर्मनी के अंदर जो यहूदियों की हत्या पोलैंड में बनाए गए बड़े बड़े गैस चैम्बरों में की जा रही थी, उसकी भनक दुनिया के किसी दूसरे देश को भी नहीं थी। चुपचाप से ये काम किया जा रहा था। ठीक है, अब देखें, युद्ध के साये में युद्ध चल रहा है तो लोगों को लग रहा है कि जनता मर रही है। ठीक है, यहूदी भी इसी चपेट में मर रहे, युद्ध की चपेट में मर रहे, लेकिन ऐसा था नहीं। युद्ध के साये में 1939 से 1945 के बीच जर्मनी के अंदर लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में झोंक कर मारा गया था। तो युद्ध के साये में नाजी अपने कातिलाना, नस्लवादी, कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। किस प्रकार का विश्व? वो आदर्श विश्व किसे मानते थे नाजी? आदर्श विश्व की कल्पना इस रूप में करते थे कि हमारा विश्व आदर्श विश्व तब बनेगा जब सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में नाजी नस्ल के व्यक्ति ही होंगे, पूरे विश्व में नाजीवाद की स्थापना होगी। इसको वो आदर्श विश्व में मानते थे और इसी की वो कल्पना करते थे। इसी को कहा गया है नस्ली कल्पना लोक या रेशियल यूटोपिया। ठीक है, तो जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। युद्ध तो चल ही रहा है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में चल ही रहा है, साथ ही साथ जर्मनी के अंदर ही यहूदियों का जनसंहार चल रहा है। जनसंहार किसे कहा जाएगा या नरसंहार किसे कहा जाएगा? जब बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से मार दिया जाए। ठीक, तो समय जर्मनी में होने वाला जनसंहार और होने वाला विश्व युद्ध, यूरोप में होने वाला विश्व युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। क्लियर? पराजित पोलैंड पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हमला किस पर किया था? जर्मनी ने। पोलैंड पर हमला करके ही तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी थी जर्मनी ने। तो जो पोलैंड हार गया था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया। जो उत्तर पश्चिमी पोलैंड था उसका ज्यादातर हिस्सा किसमें मिला लिया? जर्मनी में इन्होंने मिला लिया। ठीक है, ये देखो जो मैंने अभी बात कही थी कि यहूदियों को पोलैंड में ले जाकर गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था, तो बड़ी बड़ी मालवाहक गाड़ियों से लिया जाता था जिसमें एक जगह से दूसरी जगह माल सप्लाई होता है। उन गाड़ियों में लोगों को भरा जाता था, यहूदियों को भरा जा रहा था और उनको पोलैंड के बड़े बड़े गैस चैम्बरों में भेज कर मार दिया जाता था। ठीक है, इसकी एक इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। अब देखें, इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। मवेशी यानी पशुओं की तरह खदेड़कर। पोलैंड की हालत खराब हो चुकी है, पोलैंड हार चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को, जितने भी अवांछित तत्व ये मानते थे, जैसे कि यहूदी, पॉलिश, रूसी, अश्वेत, जिप्सी, इनको ये क्या मानते थे? नाजी से कम मानते थे। ठीक है, तो जितने भी जर्मन साम्राज्य में मौजूद अवांछित तत्व थे जिनको ये बेकार मानते थे, उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। ठीक है, फिर अब देखना, जो आर्य जैसे दिखते थे, यानी कि ब्लॉन्ड ब्लू आईज वाले दिखते थे, आर्य जैसे दिखते थे, आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया जाता था और छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। क्या किया जाता था? जो आर्य जैसे लगते थे, तो आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। और अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते, ठीक है, कि वो आर्य नस्ल के पाए जाते अगर, तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। जो बच्चे आर्य जैसे लगते थे पोलैंड के, और उनकी नस्ली जांच करी जाती थी, और अगर वो नस्ली जांच में पाए जाते थे कि ये आर्य के बच्चे हैं,
जर्मन नॉर्डिक आर्य के बच्चे हैं तो उनको जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और जो बच्चे नॉर्डिक जर्मन आर्य नस्ल के नहीं होते थे उन्हें क्या किया जाता था, अनाथ आश्रमों में भेज दिया जाता था और उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। ये हाल होता था, ठीक है, यानी कि बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे थे। अब बात आती है मौत के सिलसिले के स्टेप्स टू डेथ। कैसे कैसे कब कब जर्मन में मौत का सिलसिला चला, खास तौर से अवांछित नस्लों में यहूदियों का, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से चेक करके बताइए कि आप सभी ने लाइक शेयर किया है कि नहीं। पहला काम ये होना चाहिए, पहली फुर्सत में ये काम होना चाहिए। जल्दी से चेक करके बताएं कि बराबरी से लाइक शेयरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो भी डाउट है, जो भी आपकी समस्या है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी अभी पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सारी चीजें फुल्ली ऑर्गेनाइज वे में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ऑलराइट, चलिए सब बढ़िया, सब बराबर, सब कुछ समझ में आ रहा है। चले आगे जाने की जर्मनी में मौत का सिलसिला किस तरीके से जारी था, किन किन चरणों में जारी था, देखते हैं। स्टेप्स टू डेथ। पहला स्टेप क्या था, पहला चरण क्या था? पहले चरण में इन्होंने बहिष्कार को अपनाया था। बहिष्कार का दौर था 1933 से 1939, 1933 से 1939 के बीच का। ठीक है, तो बहिष्कार के तौर पर इन्होंने क्या फरमान जारी किया, क्या बात कही? इन्होंने कहा कि हमारे बीच में, यानी कि जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल के बीच में तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो वांछित नस्लें हैं उनको जर्मन आर्यों के बीच में रहने का, नागरिकों की तरह रहने का, सिटीजन की तरह रहने का कोई हक नहीं है। यानी कि जर्मन नॉर्डिक आर्य सिटीजन्स को जो राइट हैं, आपको उन राइट के तहत, यानी कि एक सिटीजन के तहत रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो एक न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार लाया गया। न्यूरेमबर्ग सिटीजनशिप राइट लेके आए सितंबर 1935 में। कब? सितंबर 1935 में। क्या होता है इसमें? तो देखें, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे। इन्होंने क्या कहा? क्या कहा इन्होंने? जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें ही जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा प्रोविजन ये रखा, दूसरा प्रावधान ये रखा कि यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यानी कि एक जर्मन एक यहूदी से या एक यहूदी एक जर्मन से शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करेंगे तो यहूदी नस्ल के बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, और वो यहूदी नस्ल को चाहते ही नहीं थे। जो नस्लें बची हुई थी उनको मार रहे थे वो। ठीक है, तो यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया। पहले तो विवाह पर पाबंदी लगा दी, और विवाह के अलावा भी आपके बीच जर्मन और यहूदियों के बीच कोई रिलेशन बनते हैं तो उस पर भी पाबंदी लगा दी। ठीक है, और यहां तक कि यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी कि यहूदी नेशनल फ्लैग को नहीं फहरा सकते हैं। इस तरीके के अत्याचार हो रहे थे। ऑलराइट, चलिए फिर अन्य कानूनी उपाय भी किए गए। कौन कौन से उपाय किए गए? तो यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, जो यहूदियों का व्यवसाय था, व्यापारी थे और क्या करते थे? पैसा उधार देने का धंधा करते थे, इसलिए उन्हें सूदखोर कहा जाता था। इसलिए यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर कोई यहूदी था तो सरकारी सेवाओं से भी उन्हें निकाला गया। यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें बेच दिया गया। यानी कि यहूदियों को कंगाल कर दिया। सीधी सी बात यह है। ठीक है, फिर नवंबर 1938 में, कब? नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया।
ठीक है, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया और लूट लिया, उनके घरों पर हमले किए गए। और यहूदियों का जो प्रार्थना गृह होता है जिसे कहा जाता है सिनेगॉग, क्या कहा जाता है यहूदियों के प्रार्थना गृह को? सिनेगॉग। जैसे हिंदुओं का प्रार्थना गृह मंदिर होता है, मुस्लिमों का मस्जिद होता है, बौद्धों का बौद्ध मठ होता है, और उसके अलावा ईसाइयों के लिए चर्च होता है, सिखों के लिए गुरुद्वारा होता है। ठीक उसी तरीके से यहूदियों के प्रार्थना गृह को सिनेगॉग कहा जाता है। ठीक है, तो नाजियों ने क्या किया? यहूदी प्रार्थना गृह सिनेगॉग जला दिए। ठीक है, और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस घटना को क्या कहा गया? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। यहां से सवाल आता है भाई, ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा सवाल आता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या है। ठीक है, तो ये एक घटना है जो नवंबर 1938 के दिन घटी थी। एक जनसंहार हुआ था जिसमें यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया, उनकी संपत्ति को लूट लिया, उनके घरों को जला दिया, उनके प्रार्थना गृहों को जला दिया। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस घटना को कहा जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। क्या कहा जाता है? याद रखना है भाई, सीधा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक, चलिए अब है दूसरा चरण जिसको कहा गया है दड़बाबंदी। तो दड़बा किसे कहते हैं? घेट्टो को कहते हैं। तो घेट्टो या दड़बा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई, कमेंट बराबरी से आना चाहिए। कोई डाउट है तो वो भी पूछना है, नहीं है तो क्या लिखना है? ऑल क्लियर लिखना है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ भाई चीजें आपको समझ में आ रही है, आप पूरे दिमाग से पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। तो दूसरा चरण आता है दड़बाबंदी का। ठीक है, कब से कब तक चलता है ये? 1940 से 1944 तक का ये दौर था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। घेट्टो क्या थी? यहूदियों के लिए बनाई गई अलग से बस्तियां थी, जिन बस्तियों में यहूदी यातना पूर्ण जीवन जी रहे थे, उनमें कोई सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो देखो, सितंबर 1941 से सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा, ठीक है, क्या कहा गया कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखें ताकि इनकी एक अलग पहचान बन जाए। ठीक है, उनके पासपोर्ट, यहूदियों के जो पासपोर्ट थे उनका पहचान पत्र था, व्यक्तिगत पहचान पत्र कहते हैं पासपोर्ट को। तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया ताकि पता लगे कि यह यहूदी का घर है, यह व्यक्ति यहूदी है। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड्स एवं वारसा क्या है? घेट्टो बस्तियां हैं जहां पर यहूदियों को रहने को मजबूर किया गया था। तो इन बस्तियों में, घेट्टो बस्तियों में, जिन्हें दड़बा कहा जाता है, उनमें कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था और ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। ये घेट्टो या दड़बा बहुत पिछड़े और बहुत गरीबी वाले इलाके थे। ठीक है, फिर घेट्टो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया कि आपको अलग बस्ती में जाके रहना है, लेकिन अपनी संपत्ति के साथ नहीं रहना है, संपत्ति यहीं छोड़ के जानी है। ठीक है, और कुछ ही समय में घेट्टो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गरीबी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। क्लियर? अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है सर्वनाश। 1941 के बाद क्या होता है? उन्होंने कहा, पहले तो कहा हमारे बीच में रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए दूसरी बस्तियों में उन्हें रखा गया, उनकी चीजें छीनी गई, उनके घर जलाए गए, उनके प्रार्थना गृह जलाए गए, सिनेगॉग को जलाया, और बाद में क्या कह दिया? सर्वनाश की तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं, हमारे बीच रहने का तो है ही नहीं, अब तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या किया जा रहा था।
दो इमेज आपको यहां पर दिखाई दे रही है। एक इमेज है भागने की कोशिश में मौत हो रही, कहां से भागने की, जो गैस चेंबर बनाए थे ना वहां से भागने की कोशिश में। कैसे, जहां गैस चेंबर बनाए थे उसके बाहर का जो इलाका था उसको बिजली के तारों से बांध दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र के बाहर जाता है तो वो बिजली के तारों में फंस जाएगा, उसको करंट लग जाएगा और उसकी डेथ वहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यातना ग्रह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। और दूसरी इमेज जो है वो ये दिखा रही है गैस चेंबर के बाहर कपड़ों के ढेर। जी हाँ, लोगों को जो है बिना कपड़ों के ही गैस चेंबर में झोंक दिया जाता था। उनके कपड़ों के ढेर आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके का काम जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हो रहा था। अब देखो, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेट्टो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाता था। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मनो और मायदान एक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। ये वो जगहें हैं जहां पर यूरोप में गैस चैम्बर बनाए गए थे, जहां पर यहूदियों को ले जाकर गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। और औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। ऑलराइट, ये देखें यातना गृह है, ये गैस चैम्बर है साइड में, और ये लगा दिए इनने क्या, बिजली के तार, कि अब कोई व्यक्ति बाहर जाएगा भी भागेगा भी तो इन तारों में उलझकर मर जाएगा। और ये है एक यातना गृह जहां पर गैस चैम्बर बनाए गए हैं। लेकिन ये नजारा आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये है एक कैमरा की सफाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक टिप्पणी भी की गई है, एक कमेंट भी किया गया है कि कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक जोक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। एक और देखो, ये क्या लगता है, ये इमेज आपको किस चीज की लगती है? पत्थर जैसी लगती है कि ढेरों पत्थर या चट्टाने पड़े हुए हैं? जी नहीं, ये है जूते। अभी कपड़ों का ढेर देखा था, अब है जूतों का ढेर। ठीक है, तो अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते। अंतिम समाधान किसे कहा है? यहूदियों की हत्या को, सामूहिक हत्या को ये नाम देते थे अंतिम समाधान, ताकि लोगों को पता ना चले कि हत्या हो रही है। उसको एक नाम दिया अंतिम समाधान। अंतिम समाधान आपको पॉजिटिव शब्द दिखता है, लेकिन सामूहिक हत्या नेगेटिव शब्द दिखती है, क्योंकि जर्मनी के बाहर किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी कि ऐसा हाल हो रहा है यहूदियों का। ठीक है, तो उनके आप देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में जूतों का ढेर लगा हुआ है। ठीक, अब देखें, अब हम जानेंगे नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी, नाजी जर्मनी में युवाओं का क्या हाल था। ठीक है, चलिए, तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। हिटलर जो है युवाओं में दिलचस्पी ले रहा था, युवाओं में इंटरेस्ट ले रहा था। क्यों? उसका मानना था कि जब हम युवाओं को अपनी तरफ करेंगे, युवाओं को नाजीवादी विचारधारा से परिचित कराएंगे, तब तो वो हमारी जनरेशन को नाजी विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी और उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। अब कोई भी बच्चा है, छोटा सा बच्चा होता है, एक कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर आप जो लिख दो वो लिख गया। ठीक है, वैसे ही बच्चे के मन में जो आपने भर दिया उसने वो सीख लिया। तो अब हिटलर का कहना था कि भाई अब हम बच्चों को सिखाएंगे कि नाजीवाद होता क्या है, आपको क्या करना है, आपको यहूदियों से कैसे नफरत करनी है। ठीक है, तो हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है और इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों में ऐसे पाठ पढ़ाए जाएंगे कि बच्चे नाजी विचारधारा से परिचित होंगे। बच्चे स्कूल से घर आएंगे तो घर में भी उन्हें वही माहौल मिलना चाहिए। ठीक है, तो तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। सफाई और शुद्धिकरण यानी कि यहूदियों को खत्म करना है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को यह बात सिखाई जा रही है, आप सोचो। क्लियर? चलिए, ठीक है, तो यहूदी या राजनीतिक अविश्वसनीय। अब सुनो भाई, यहूदियों को और क्या कहा गया है? राजनीतिक अविश्वसनीय। तो यहूदी जैसे दिखाई देने वाले शिक्षकों को
पहले नौकरी से हटाया गया। अब स्कूलों में बच्चों को पाठ पढ़ाना है नाजीवाद का, ठीक है। तो पढ़ाने का काम किसका है? टीचर का है, शिक्षक का है। तो सबसे पहले तो टीचर बदलो। तो जो यहूदी टीचर थे, यहूदी शिक्षक थे, उनको हटाया गया कि भाई साहब आप जाओ यहां से, ठीक है। फिर बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यहूदी बच्चे अलग बैठेंगे, नाजी बच्चे अलग बैठेंगे। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे ना तो एक साथ बैठ सकते थे, ना ही खेल कूद सकते थे। और बाद में क्या हुआ? बाद में अवांछित बच्चों को, यानी कि यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। पहले तो अलग अलग बैठाया, टीचर को भी हटा दिया। फिर अवांछित बच्चे, यानी कि जो यहूदी, जिप्सी या विकलांग बच्चे थे, जी हाँ, जो विकलांग थे, शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको भी अवांछित कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से ही निकाल दिया इन्हें बाद में, ठीक है। और 40 के दशक में, कब? 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया। किसमें झोंक दिया? गैस चैम्बर में झोंक दिया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि बच्चों को भी गैस चैम्बर में झोंक दिया। बड़े और बूढ़े और युवा तो ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक इमेज यहां पर दिखाई दे रही है आपको। इस इमेज को आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस इमेज को। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये बच्चे कैसे दिख रहे हैं आपको? हंसते, खेलते, कूदते, और नीचे के बच्चों को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। नीचे के बच्चे बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं, उनके टीचर भी उनके साथ जा रहे हैं, और ऊपर के बच्चे ऊपर से तमाशा देख रहे हैं और हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं अब कि ये जो ऊपर बैठे बच्चे हैं, शैतानी करते बच्चे दिख रहे हैं, वो नाजी हैं या यहूदी हैं? वो तो नाजी हैं, ठीक है, नाजी नस्ल के बच्चे हैं। और ये जो नीचे परेशान से भागते हुए अपना सर झुकाए उनके टीचर, उनके साथ उनके बच्चे जो दिख रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी के बच्चे हमें दिख रहे हैं। तो बाकी बच्चों की हंसी टिटोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो वहां पर यहूदियों पर यकीन ना करने को कहा गया है हर एक नाजी को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे टीचर हों, चाहे युवा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बूढ़े व्यक्ति हो, कोई भी हो, यहूदी नस्ल का है, यानी कि उन पर बिलीव नहीं करना है। ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा था, ठीक। अब देखो वहां की एजुकेशन प्रोसीजर कैसी थी, ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया कैसी रखी गई थी नाजीवाद में, नाजीवाद के दौर में जर्मनी में। तो देखें, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। जो स्कूल में बच्चों की किताबें थीं, उनको नए सिरे से लिखा गया, ठीक है। फिर नस्ल प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए कि हमारे जो नाजी विचार हैं वो सही है, उसको सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वहां के सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट लाया गया, नस्ल विज्ञान। किसके लिए? नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए कि हम ही सही हैं, ठीक है। यानी कि सीधी बात है, सिलेबस ही बदल दिया, ठीक। फिर बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, ठीक है। किसके प्रति? नाजीवाद के प्रति। यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें, ऐसा कहा गया था, ठीक है। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें भी उनको क्या सिखाया जाएगा कि भाई गुस्से वाला बनो, यहूदियों से नफरत करो, नाजीवाद का प्रचार करो, नाजीवाद ये कहता है, नाजीवाद वो कहता है, हम श्रेष्ठ हैं। हर चीज में बच्चों को बिल्कुल नाजीवाद 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 का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ऑलराइट। फिर हिटलर का क्या मानना था? हिटलर का यह मानना था कि अगर हम बच्चों को, युवाओं को मुक्केबाजी सिखाएंगे, बॉक्सिंग सिखाएंगे, तो वो आक्रामक बनेंगे, गुस्से वाले बनेंगे, तेज बनेंगे, फौलादी दिल वाले बनेंगे, मजबूत दिल वाले बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, ठीक है। तो ये सब सिखाया जा रहा था। फिर जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई।
कि जो जर्मन के बच्चे हैं और युवा हैं उनको राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से मुक्त कराना है और सिर्फ नाजीवाद का प्रचार करना है। अब समाजवाद का कंसेप्ट क्या कहता है? सबका समान हित, जो चीजें उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, सबके लिए हैं, सबका बराबर अधिकार है। लेकिन यहां पर तो नाजीवाद क्या कहता है? नाजीवाद कहता है जो कुछ है हमारा है, बाकी की नस्लें बेकार हैं, इनको मार दो। ठीक है, तो वहां के युवाओं को और जर्मन बच्चों को राष्ट्रीय समाजवादी भावना से लैस करने की जिम्मेदारी यानी कि मुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी? युवा संगठनों को सौंपी गई, युवा संगठन बनाए गए। अब कब कब क्या क्या होता है उसको देखना, उसको समझना। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। जैसे ही बच्चा 10 वर्ष का होता था उसको कहां भेज दिया? युंग फोक में दाखिल करा दिया। ये एक तरीके के युवा संगठन ही होते थे। तो जब बच्चा 14 साल का हुआ तो सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। एक युवा संगठन था युंग फोक। फिर 14 वर्ष की अवस्था में एक और युवा संगठन था हिटलर यूथ, उसमें भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, ताकि बच्चे और युवा हर चीज को सीखें, नाजीवाद के हर एक कंसेप्ट को सीखें और बाकी लोगों से नफरत करें। ठीक, फिर इस संगठन में वे क्या सीखते थे? इस संगठन में क्या क्या सिखाया जाता था युवाओं को, बच्चों को? तो इस संगठन में युद्ध की उपासना, कि भाई साहब युद्ध ही पूजा है, युद्ध ही भगवान है, हमें युद्ध के दम पर ही नाजीवाद का प्रचार करना है, नाजीवादी विश्व की स्थापना करनी है, युद्ध के द्वारा ही हम अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, तानाशाही चलेगी, और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य वांछितों से घृणा का सबक सिखाते थे। ऑलराइट, फिर क्या है? गहन विचाराधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। किसमें शामिल हो जाते थे? लेबर सर्विस में उन्हें शामिल कर दिया जाता था और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। 18 वर्ष में क्या होता था? लेबर सर्विस में शामिल कर दिया जाता था और फिर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। क्लियर? चलिए, अब है मातृत्व की नाजी सोच, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। माओ को क्या सिखाया जाता था इसके बारे में अब देखना है। तो देखें, नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। ठीक है, ये कहा जाता था और उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है या महिला सशक्तिकरण की बात है या इक्वेलिटी की बात है, वो बिल्कुल गलत है। और महिलाएं महिलाएं हैं, पुरुष पुरुष हैं, पुरुष ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो अगर महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए जाते हैं तो वो हमारे समाज को नष्ट कर देंगे, ऐसा कहा था हिटलर ने। और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को क्या कहा जाता था? लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है। लड़कियों का, माओं का सिर्फ ये दायित्व है कि आप शादी करो। शादी करो किससे? जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल के व्यक्ति से शादी करो। नाजी बच्चा पैदा होगा, उनका पालन पोषण करना है आपको। ठीक है, और हमारी नस्लों को आगे बढ़ाना है, बस इतना काम है आपका। तो नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने, महिलाओं को क्या आदेश दिए थे कि आपको नस्ल की शुद्धता बनाए रखनी है, यहूदी नस्ल का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, यहूदियों से आपको दूर रहना है, घर संभालना है, बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना है कि नाजी विचारधारा क्या कहती है, हमारे रूल क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, वो सब बच्चों को सिखाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को सौंपी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलें आगे। चलिए,
तो नाजी समाज में अब महिलाओं की भूमिका को भी हम समझ लेते हैं। देखें 1933 की अब हम बात करते हैं। कब की? 1933 की। तो 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। हिटलर ने क्या कहा कि मेरे राज्य की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है तो वो माँ है। ऐसा क्यों कहा? सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन हिटलर ने एक माँ को, एक मदर को क्यों माना? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, लॉजिक लगाइए। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन नाजी साम्राज्य का एक मदर को, एक मां को ही क्यों माना हिटलर ने? जन्म देने का काम मां का होता है। नाजी नस्ल को बढ़ाने का उस समय दौर चल रहा था। नाजी नस्ल को कौन बढ़ाएगा? मां। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नागरिक का दर्जा किसे दिया? मां को। सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। कैसे? भले ही महत्वपूर्ण नागरिक मां को माना है, लेकिन सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। कैसे? तो देखें, जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। क्या कहा गया है? अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, यानी कि दूसरी नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी। और नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माओ को इनाम दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे। जो नाजी नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे। ये देखें, वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, यानी ये नाजी आर्य बच्चे हैं, और ये है भाई साहब हिटलर। ठीक है। अब देखें, ऐसी माताओं को, कैसी माताओं को? जो नाजी नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें इनाम दिया जाता था। अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी, ठीक है। और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे, ठीक है। फिर और जो माँ बहुत सारे बच्चों को जन्म दे रही है तो भैया उसकी तो पूजा होने लगती थी। कैसे? तो हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे, यानी कि मेडल देने का इंतजाम किया, जिस तरह के तमगे वो सिपाहियों को देते थे। तो अगर कोई माँ 4 बच्चे पैदा कर रही है तो उसको कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का मेडल दिया जाता था। जो माँ जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उतना बड़ा मेडल मिलेगा। अब वो महिलाएं जो इस नाजी विचारधारा को फॉलो नहीं करती थीं, उनके साथ क्या होता था? विचारधारा का पालन नहीं करने वाली महिलाएं, तो देखें, निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। जो आचार संहिता इनने बनाई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनने ये बनाया था कि हमें किस तरीके से नाजी नस्ल को आगे बढ़ाना है और महिलाओं के लिए क्या रूल हैं इस कोड के तहत। तो उस आचार संहिता या कोड का जो उल्लंघन करती थी महिलाएं, उसको नहीं मानती थी, उन औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा करी जाती थी, उन्हें सजा दी जाती थी। ठीक है, क्या सजा दी जाती थी? अब देखना, बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में उसे घुमाया जाता था। ठीक है, क्या लिखा होता था तख्ती पर? यह लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, मैंने राष्ट्र के सम्मान को गंदा किया है। ठीक है, इस तरीके की सजा उन्हें दी जाती थी। और इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार सब कुछ छीन लिया गया। यानी कि जो मां अवांछित कैटेगरी के बच्चों को जन्म देती थी, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता था, इस तरीके का सुलूक किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की कला। नाजीवाद में प्रचार की कला किस तरीके से व्याप्त थी, किस तरीके से वो प्रचार प्रसार किया करते थे, किसका? नाजीवाद का। तो देखें,
नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। किसका? भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, उसका जबरदस्त फायदा उठाया। ठीक है, किसका? भाषा और मीडिया का। तो यहूदियों के खिलाफ मीडिया का इस्तेमाल किया गया। नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो सामूहिक रूप से हत्या कर रहे थे, मौत कर रहे थे, इसका उपयोग नहीं किया। सामूहिक हत्याओं के स्थान पर विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता था, जिससे लोग समझ ना पाए कि आखिर हो क्या रहा है। सामूहिक हत्या, सामूहिक मौत के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। चलिए अब देखें आगे क्या किया इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में या प्रोपेगेंडा में या प्रचार में। ठीक है, एवैक्यूएशन। एवैक्यूएशन का मतलब है खाली कराना। इसका मतलब क्या था? यानी कि एवैक्यूएशन की प्रोसेस लेके आए जिसका मतलब था खाली कराना, जिसका आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, इनको इनके इलाके से खाली कराओ। जो इनकी बस्तियां थी, घेटो या दड़बा, इनसे इनको खाली करा के कहाँ ले चलो? पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले चलो और वहां जाके इनको मार दो। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? उन गैस चैम्बर को नाम दिया गया संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान गृह जैसे दिखाई देते थे, जैसे बाथरूम दिखते हैं वैसे दिखाई देते थे, ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये है क्या। एक तो नाम दिया संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, और ये दिखते कैसे थे? स्नान घर जैसे दिखते थे, और इनमें नकली फव्वारे भी लगा दिए कि देखने में लगे कि हाँ भाई स्नान घर है, ये बाथरूम ही है। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है? लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया? यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग नाजीवाद का समर्थन करें, इसके लिए इन्होंने मीडिया का यूज किया। कैसे किया? तो नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। किस किस का? तस्वीरों का, फिल्मों का, रेडियो का, पोस्टर्स का, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टर में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थीं। क्या दिखाया जाता था? ऐसे पोस्टर तैयार किए जाते थे जिसमें दुश्मन यानी कि अवांछित नस्ल यानी कि यहूदियों की छवियां दिखाई जाती थीं। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में दिखाया जाता था। फिर समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इन्हें विदेशी एजेंट कह के पुकारा जाता था कि ये हमारे नहीं है भैया, ये विदेशी एजेंट हैं। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। ऐसी मूवीज बनाई जाती थी जिसमें यहूदियों के प्रति नफरत दिखाई गई हो। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। कौन सी? द एटर्नल ज्यू। ठीक है, फिर परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया। वो यहूदी जो अपनी पुरानी परंपरा को मानते थे उनको खास तरह की छवियों में पेश किया। ऐसे बताया कि यहूदियों की दाढ़ी लंबी होती है। ठीक है, उन्हें दाढ़ी बताए, और काफ्तान यानी कि चोगा, एक सीधा सीधा लंबा कपड़ा होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक का एक गाउन टाइप का, उस रूप में दिखाया गया कि यहूदियों की दाढ़ी लंबी लंबी होती है, ये काफ्तान पहने होते हैं, चोगा पहने होते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वो यहूदी है। ठीक, फिर अब देखो किन शब्दों से उनको संबोधित किया जाता था यहूदियों को। उन्हें कैचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था, और उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से करी जाती थी, चूहों से करी जाती थी। ठीक है, नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। फिर अब इस नाजीवाद का जो इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, इतना प्रचार किया जा रहा था, तो नाजीवाद पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, आम जनता का क्या रिस्पांस था। ठीक है, तो देखें
बहुत सारे लोग नाजी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। नाजियों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जो धुआंधार प्रचार किया, बहुत सारे लोग उसका शिकार भी हो गए, यानी कि उनके आटे में आ गए, एक तरीके से कहा जाए, यानी कि उनकी बातों को मान लिया। फिर वे दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। वे दुनिया को कैसे देखने लगे? नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। और किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था कि अगर कोई नाजी किसी यहूदी से टकरा जाए, आमना सामना हो जाए, ठीक है, तो उन्हें खुद के अंदर उस यहूदी के प्रति गहरी नफरत और गुस्सा पैदा हो जाती थी तुरंत ही। इस तरीके का नाजीवाद का प्रचार बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक के मन में किया गया था। ठीक है, उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, जी हाँ, मैंने बताया था एक डेविड का पीला सितारा यहूदियों को अपनी चेस्ट पर लगाना होता था, छाती पर लगाना होता था, और उनके घरों के बाहर भी पहचान चिन्ह लगा दिए। उसके जरिए यह समझ में आता था कि यह यहूदी का घर है। ठीक है, पहचान चिन्ह लगा दिए। साथ ही साथ जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया जाता था। मान लो कि ये नाजी का घर है और यहाँ पर इसके बाजू में कोई पड़ोसी रहता है, तो इसको इस पर शक है किसी भी तरीके का, तो क्या करते थे? पुलिस को बता देते थे इसके बारे में। ठीक है, उन्हें पक्का विश्वास था। अब देखो, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध की बात हो रही है, तो उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी तो था नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नाजीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बस शांत होकर सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है। ठीक है, लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। अपने दिल की बात कहने से डरते थे। दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर वो माना करते थे। ठीक, फिर देखो, एक पादरी हुआ करते थे जिनका नाम था निम्यूलर। पादरी किसे कहा जाता है? जो चर्च का प्रधान होता है, सीधी बात। ठीक है, तो पादरी का नाम है निम्यूलर। उन्हें नाजियों का लगातार विरोध किया। वो नहीं मान रहे थे नाजियों को। ठीक है, नाजियों का लगातार विरोध किया और उन्होंने पाया कि नाजी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म करे जा रहे हैं, सामूहिक रूप से लोगों को मारा जा रहा है, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। ऐसा देखा, जबकि नाजियों का लगातार विरोध पादरी निम्यूलर कर रहे थे, लेकिन बाकी जनता नहीं कर रही थी जो नाजी नहीं थी। ठीक है, जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। वो जनता जो नाजी नहीं थी, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ना विरोध कर रही थी, अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो, जो वहां की गुप्तचर पुलिस थी, उसकी दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में पादरी निम्यूलर ने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। क्या लिखा है? पहली बात तो यह है कि पादरी निम्यूलर ने नाजीवाद का जमकर विरोध किया था, और वो ये भी देख रहे थे कि उस देश में रहने वाले वे लोग जो नाजी नहीं हैं, वो चुप हैं। क्यों? दहशत के कारण। वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। तो इस सब नजारे को देखते हुए, इस सब मंजर को देखते हुए पादरी निम्यूलर ने क्या लिखा है वो समझना। इन्हें लिखा है कि वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था, इसलिए भी मैं चुप रहा। ठीक है, इसके बाद वे कौन? नाजी। वे का मतलब नाजी है, और ये जो नाजी थे वो कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, ट्रेड यूनियन सबके खिलाफ थे। ठीक है, फिर इसके बाद वे ट्रेड यूनियन को ढूंढते हुए आए, पर मैं ट्रेड यूनियन भी नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैं चुप रहा। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और अंत में जब वो मेरे लिए आए, ठीक है, अब सुनो,
अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग पादरी नीम्यूलर ने करा था। नाजी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। ठीक है, फिर एक व्यक्ति हुए हैं, कौन? शार्लेट बेराट। शार्लेट बेराट ने क्या कहा है? शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपने को चोरी छुपे दर्ज किया कि वहां के लोगों के सपने क्या थे, और बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में पब्लिश भी किया, प्रकाशित भी किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था, जो शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी लिखी थी, उस डायरी को पुस्तक के रूप में पब्लिश किया था, उस पुस्तक का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम था? याद रखना है, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, जो लिखी थी शार्लेट बेराट ने। ठीक है तो शार्लेट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। जी हाँ, यहूदियों के प्रति जो पूरी दुनिया में इतनी घृणा फैलाई जा रही थी, यहूदियों को एकदम कमतर माना जा रहा था, उन्हें दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी सामूहिक हत्या करी जा रही थी, तो स्वयं यहूदियों को भी ऐसा लगने लगा था कि हम वास्तव में ऐसे ही हैं, जैसे ये बता रहे हैं वैसे ही हैं। मतलब खुद के अंदर ही ऐसा उन्हें फील होने लगा था। 24 घंटे आपको कोई व्यक्ति एक ही बात कहे तो वो बात आपके जहन में बैठ जाएगी और आप खुद को ऐसा ही महसूस करेंगे। तो ठीक यहूदियों के साथ भी वैसा हो रहा था, यहूदी खुद को वैसा मानने लगे थे। अपने सपने में भी उन्हें क्या दिखता था? नाक आगे से मुड़ी हुई। क्योंकि बच्चों को क्या सिखाया जाता था? बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को, कि यहूदियों की नाक अंग्रेजी के अंक 6 जैसी मुड़ी हुई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो यहूदी है। ठीक है, तो सपने में भी उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। हर एक यहूदी को सपने में ऐसा दिखने लगा था। नाजी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं, और ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। जी हाँ, क्योंकि चारों तरफ वो अपने प्रति नफरत ही नफरत देख रहे थे, तो वो उसमें वो घुट गए थे, उनका दम घुटने लगा था। तो गैस चैम्बर में उन्हें ले जाते उसके पहले ही दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। इस तरीके का काम उस दौरान हो रहा था। फिर है महाध्वंस, होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां। ठीक है, तो अब सुनना। नाजी तौर तरीकों की जानकारी नाजी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, युद्ध के साये में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साये में सब कुछ होता रहा, दुनिया को पता नहीं चला। लेकिन नाजी शासन के आखिरी सालों में, यानी कि वर्ल्ड वॉर के आखिरी सालों में, ये जानकारी रिस रिस कर धीरे धीरे करके जर्मनी के बाहर जाने लगी थी कि जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात, बर्बर दमन हुआ, इसका अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद पता लगा कि इतना कुछ हो रहा है जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, क्योंकि 1945 में ये हार चुका था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था, नाजी शासन खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उनकी भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे। भले ही नाजी शासन और जर्मनी खत्म हो चुका है, मलबे में दब चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुका है, लेकिन यहूदी ये चाहते थे कि जर्मनी के अंदर हिटलर के द्वारा, नाजी शासन के द्वारा ये जो कृत्य किया गया है, जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या करी गई है, यहूदियों का शोषण किया गया है, वो दुनिया को पता लगना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं कत्ले आमों को क्या कहा जाता है? महाध्वंस कहा जाता है, होलोकॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा, यानी जब युद्ध चल रहा है तो एक यहूदी ने अपने साथी से कहा कि युद्ध के बाद, जैसे युद्ध खत्म होता है, मैं सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता हूं। क्यों भाई?
इसलिए कि शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाजी जर्मनी में आखिर क्या क्या हो रहा है। दुनिया को खबर लगनी चाहिए। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ में आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घंटों और कैंपों में घेटों और कैंपों में नार के जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा रही थी कि वो कुछ समय बच जाएं ताकि हम दुनिया को बता पाएं। तो उनमें से बहुत से लोगों ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, उनमें यह लिखा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि युद्ध में नाजियों की पराजय तय है, युद्ध में नाजी हार जाएंगे, हिटलर हार जाएगा, तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने का काम किया कि नहीं, हम हार तो रहे हैं, पता है हमें, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने किया क्या है। तो जितने डॉक्यूमेंट थे, जो भी सबूत थे, वो जलाने का काम करने लगे और अपने कर्मचारियों को क्या देने लगे, पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। क्यों? पेट्रोल से ये सब चीजें जला दो, सबूत नहीं बचना चाहिए कि नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ क्या है। ठीक है, फिर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाकुंभ का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। लोगों को पता है कि क्या हुआ था, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तभी तो आपकी किताब में लिखा है कि नाजी जर्मनी के राज में यहूदियों के साथ और अवांछित श्रेणियों के साथ जिन्हें नाजियों ने अवांछित माना था, अवांछित थे नहीं, नाजियों ने उन्हें अवांछित माना था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों यानी कि उन दुख भरे दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, यानी कि जिन्होंने ये जुल्म यहूदियों पर करे। और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब देखते रहे, क्योंकि हमने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा है कि जो नाजी नहीं थे लेकिन खामोशी से सब देख रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई होलोकॉस्ट की। और आपको एक लेटर भी दिखाया जाएगा, शॉर्टकट में दिखाया जाएगा, जो गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। गांधी जी ने हिटलर को एक लेटर लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था वो भी अपन देख लेते हैं। तो जो विश्व युद्ध के दौरान और उससे पहले भी नाजी जर्मनी में हिटलर द्वारा जो काम करे जा रहे थे उनको रोकने के लिए निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक गांधी जी ने हिटलर को 2 लेटर लिखे थे। हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा से लिखा था इन्होंने, मध्य प्रांत भारत से, 23 जुलाई 1939 को। अब देखें भाई, गांधी जी इस पत्र की शुरुआत हिटलर के लिए कैसे करते हैं, हिटलर को संबोधित करते हैं प्रिय मित्र से। देख रहे हो, गांधी जी अहिंसा के प्रचारक थे, सत्य और अहिंसा के बल पर ही वो भारत को आजादी दिलाना चाहते थे और दिलाई भी थी। तो ठीक उसी प्रकार से इस लेटर में, मैं इसकी समरी बता देती हूँ आपको, इस लेटर में हिटलर से ये आग्रह किया कि मित्र, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है, और मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, कि आप जो है इस चीज को जो आप कर रहे हो, ये महाध्वंस या होलोकॉस्ट या लोगों की जानें ले रहे हो, आप इसको रोक दो। आप ही दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो इस महायुद्ध को रोक सकते हो, क्योंकि ये युद्ध आपने ही चालू किया है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने ही चालू किया, इसलिए मैं आपसे ही निवेदन कर सकता हूं। मैंने खुद अहिंसा के बल पर जीत पाई है और अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। जो काम आप कर रहे हो इससे सर्वनाश ही होगा, आपका ही नाश होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गांधी जी ने अंत में ये भी लिखा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपको कितना बड़ा इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, और अगर अहिंसा के दम पर आप मेरी बात मानकर इस चीज को रोक देते हो, युद्ध को रोक देते हो, तो आप सच में जीत सकते हो। और अंत में गांधी जी ने यह भी लिखा कि अगर मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो इसके लिए भी आप मुझे क्षमा करना। और अंत में गांधी जी ने लिखा, मैं हूं आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, फिर एक और पत्र गांधी जी ने 24 दिसंबर 1940 को लिखा, इसमें भी गांधी जी ने सेम बात कही थी। और इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है।
उम्मीद है सारी चीजें, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का ये सेशन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं, स्पेशल कोर्सेज भी हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।